हम सभी जानते हैं कि यह सत्र पूर्ववर्ती जैसा मनोज सर ने बताया, तो मेरा ये मानना है कि निश्चित रूप से ज्ञान यदि समय से पहले हमें प्राप्त होता है तो वह ईश्वर का शुभाशीष है। और आदरणीय नारायण जी गुप्ता नई शिक्षा नीति पे हमें मार्ग प्रशस्त करेंगे। आप अनुभव समृद्ध हैं और यह सौभाग्य है कि प्रत्यक्ष एक ऐसी शख्सियत से हम रूबरू हो रहे हैं जिन्होंने इस नई शिक्षा नीति की जब संकल्पना हुई तब से लेकर के इसके वर्तमान मूर्तमान और क्रियान्वयन तक की संपूर्ण गतिविधि में सक्रिय सहभागिता दी है। और आने वाला समय इस नई शिक्षा नीति के साथ हमें उच्च शिक्षा में अपनी अपनी भूमिका में आगे बढ़ना है। हम किस तरह से इस नई शिक्षा नीति के साथ अपने अपने संस्थानों में हम चुनौतियों का सामना करते हुए अपना क्रियान्वयन कर सकें, ऐसा ही इस विषय पर आदरणीय भाई साहब से निवेदन है कि आप हमें आदेश प्रदान करें। आदरणीय नारायण जी गुप्ता साहब। सभी का मंचस्थ महानुभावों का बहुत धन्यवाद और आप सभी का बहुत अभिनंदन। पिछले 2 साल से ये विषय ऐसा हो गया है कि स्थानीय समाचार पत्रों में भी और सामान्य घरों की चर्चा का विषय भी हो जाना चाहिए था। 2 साल हो गए, लेकिन फिर भी क्योंकि जहां अक्सर हमें काम करना पड़ता है वहां बात करते हैं कि एमईपी पर अब बात मत करिए, बहुत पुराना विषय हो गया। इम्प्लीमेंटेशन स्ट्रेटजीज पर हमको बात ज़्यादा करनी है, इसके बारे में सब लोग बहुत अच्छी तरह से जान चुके। ऐसा ऊपर एक जो लोग दिल्ली में काम कर रहे हैं उनको एक इस तरह का शायद फीडबैक या उनके मन की ऐसी धारणा हो गई। मैंने कहा देखिए मैं एक ट्राइबल एरिया से आता हूँ, अभी तिरुपति में एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस में मैं भी एक सेशन में था। हाँ, सब लोग जो आए थे वो एनईपी में किस तरह हम इसको और इस तरह करते हैं, इस तरह करते हैं। अच्छी बात है, आप आईआईटीज के, आईजर्स के, एनआईटीज के और सेंट्रल यूनिवर्सिटीज के वाइस चांसलर्स और डायरेक्टर्स हैं, हमारी भी सुनिए। हम ट्राइबल एरिया में रहने वाले लोग हैं। वो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी आप कहाँ पर बात कर रहे हैं और हम क्या सोचते हैं, इसको भी समझ। सो बीइंग ए रिप्रेजेंटेटिव ऑफ ए ट्राइबल एरिया, लेट मी स्पीक व्हाट आर द ग्राउंड रियलिटीज। तो ये अंतर तो है बहुत बड़ा, लेकिन फिर भी जब हम बात करते हैं फिर ये चलेगा तो ठीक, नहीं तो इसके बिना भी चलेगा। जब हम बात करते हैं कि एक नीति आ गई 2020 जुलाई में और वो पॉलिसी बड़े चेंजेस की बात करती है, तो उन चेंजेस के लिए क्या हम तैयार? पहला तो चेंजेस आना तो है, सिस्टम में तो आना है, जो समय से पहले तैयार होता है। एक बार कक्षा में ये सब पढ़ाया जाता है कि सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट, डार्विन ने सिद्धांत दिया ताकतवर जिएगा, कमजोर को जीने का अधिकार नहीं, बड़ी मछली छोटी मछली को खा जाए। देयरफॉर अपनी जगह पर खड़ा रहना काफी नहीं है, दौड़ते रहिए आगे चलिए लगातार। जो 10 साल पहले था, 15 साल पहले था, 20 साल पहले था, वो अगले 5 साल 10 साल बाद नहीं चलने वाला। सो यू हैव टू बी फिटेस्ट। फिर बात आती है कि फिटेस्ट की डेफिनेशन क्या है। अल्टीमेटली जो डार्विन ने थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन दिया वही वहां पर उसका मतलब स्ट्रॉन्गेस्ट से था क्या, फिटेस्ट। या आज के टर्म से बात करें तो द मोस्ट इंटेलिजेंट क्रिएचर, जो सबसे विद्वान हो वो फिटेस्ट है क्या? कौन है फिटेस्ट? हु विल सर्वाइव? सो हाउ डू यू डिफाइन फिटेस्ट? कौन सर्वाइव करेगा? तो नई शिक्षा नीति के टर्म्स में बात करें और बल्कि आज के टर्म्स में बात करें तो जो
को अडेप्ट कर लेगा। जो परिवर्तन जिसने अनुकूलन कर लिया, चेंज हो रहा था, रेजिस्ट किया, सिनेरियो ग्लोबल इकोनॉमी तो वही है जहां पर कनेक्टेड है, सैनिटेशन प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम्स है, पॉपुलेशन प्रॉब्लम है, आज की दुनिया में परिवर्तन नई समस्या बदलेगा हमारे सामने। हम उनको उसी तरह से बदलने की बात करें तो बहुत कुछ बदला। एक सीरीज बीए बीकॉम पर यही से बात कर रहा हूं, क्या वो एम्प्लॉयबल होंगे कि हमारे बच्चे दुनिया भर के डेवलपमेंट में और नॉलेज इंटेलिजेंस खत्म कर रहा है नौकरियों को। एम्प्लॉयमेंट लैंडस्केप लेवल जो है, नॉलेज लैंडस्केप नौकरियां जा रही है, जाने वाली। वो जो जमाना था, देखिए नई स्कीम में हमारे पास साफ डेटा है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, मशीन लर्निंग है, न्यू सोशल प्रॉब्लम है, जिसे कोई हुआ है। लेकिन वो पीली कॉपी जो होती है जिससे नोट्स लिखाए जाते थे, वो नहीं बदली। 86 पॉलिसी was a very good policy, but it could not foresee the impact of technology. 91 में चेंजेस आता है, ग्लोबल सिनेरियो में हम लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन ऑफ एलपीजी दौर की तरफ बढ़ते हैं, और उसके साथ खुलती है तकनीक की नई चीज। मैं 95 में कंप्यूटर साइंस पढ़ाया करता था, तब पहली बार हमको माउस हाथ में लिए, अच्छा विंडोज, आप डॉस ऑपरेटिंग सिस्टम पर काम करते, हर चीज कमांड ड्रिवन होती। अब हमारे पास हैंडहेल्ड डिवाइसेस है, कंप्यूटिंग डिवाइसेस, एंड गूगल वाज नॉट देयर इन 1986, 1986 में तो नहीं। जो केवल एक राजनीतिक दृष्टिकोण से देखेंगे उनको नहीं समझ में आएगा। दुनिया कितनी बदल गई। अब गूगल आया, इंटरनेट आया, उसके बाद गूगल आया, उसके बाद गूगल वॉइस असिस्टेंट आया, और अब गुरुजी कुछ पढ़ा रहे हों, अब ज्ञान, सी हाउ द इंफॉर्मेशन की बदलाव कैसे आया दुनिया में। आप कहते हैं कि पानीपत की तीसरी लड़ाई, अरे दिस इज नॉट इंपॉर्टेंट कब हुई थी, आपसे पहले मैं गूगल से पूछूंगा, बताएगा। Can I connect various information which I get together to extract a relevant thing? हमको बहुत सारी सूचनाएं, अब गुरुजी गलत पढ़ा देना, और यदि बच्चा, ये तो मैंने कहा ना ट्राई, हमारा बच्चा भी बहुत सीधा है, वो बेचारा अभी भी उसी गुरु और ब्रह्मा पर ही जो बोल दिया, थोड़ा तेज तरह, थोड़ा दुनिया में किससे टकराना है, केवल ही एरिया तो नहीं है। अब हम किसी एरिया में तो बंधे हुए नहीं है, अब तो दुनिया में हम ग्लोबल विलेज की तरफ बढ़ रहे। बच्चा क्लासरूम में कहे गुरुजी आप गलत बता रहे हो, ये रहा गूगल पे सही विद रेफरेंस, यानी कि पढ़ाने की नॉलेज लैंडस्केप बदल गया, पढ़ाने की तकनीकें बदल गई। अब आप रोट लर्निंग की बात नहीं कर सकते, व्याख्या कीजिए, 5 गुण बताइए, 10 बताता हूं, गूगल दो, ओपन बुक एग्जाम पे बात आई, 10 बताता हूं। जो 10 बताएगा वो एम्प्लॉयबल है क्या? जो हमारी पूरी मेमोरी वाला पार्ट था, और इसके जो सॉफ्टवेयर के जैसे वर्जन आते हैं, दिस इज 1.0, 2.0, 2. ऐसे सॉफ्टवेयर वर्जन आते हैं। एजुकेशन के भी वर्जन्स बदलते गए, शिक्षा में बदलाव आता है क्या, हम उसको देख पा रहे हैं? एजुकेशन 1.0 या 1.0 की बात करें, टीचर वॉज द सेंटर, गुरुकुल होता था, गुरुजी नाराज हो गए तो तुझे कोई नहीं बचा सकता, धर्म सत्ता से सबसे बड़ी राजसत्ता के ऊपर गुरुजी ही एकमात्र, गुरुकुल में रहकर पढ़ना होता था, गुरुजी ही एकमात्र ज्ञान के स्रोत थे, वही पास करने वाले थे। 2.0 आया, 2.0 आया, 15th सेंचुरी के बाद छापे खाने का आविष्कार हुआ। नाउ द नॉलेज वाज डिसेंट्रलाइज्ड, गुरुजी थे अभी भी महत्वपूर्ण, तो टीचर वाज सेंट्रल, बट नाउ इंफॉर्मेशन किताबों से भी निकाली जा सकती थी, बिकॉज किताबें डिस्ट्रीब्यूट की जा सकती थी, छापा खाना आ गया। एजुकेशन 3.0 किताबों तक चल रहा था, टीचर और किताबों के बीच में टेलीविजन आ गया। कुछ जो इग्नू ने और इसने शुरू करी, आप घर बैठकर टेलीविजन पर भी ओपन कोर्स कर सकते हैं, टेली स्टडीज आ गया।
टीचर यदि आप क्लास में नहीं भी है, इग्नू के कोर्सेज से और ज्ञान दर्शन और ये इससे और कुछ महंगे जिनके पास सुविधाएं हैं, महंगे हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर। एजुकेशन 4.0 हमारे देखते देखते आए हैं, जहां टीचर नहीं, नाउ लर्नर सेंट्रिक। आई विल चूज व्हाट आई विल स्टडी, फ्रॉम whom आई विल स्टडी, आई चूज। पूरा सिलेक्शन किसके हाथ में आ गया? लर्नर के हाथ में। भैया ऑक्सफोर्ड से आपको स्वयं पोर्टल से लेके एडेक्स और जितने बड़े अच्छे से अच्छे दुनिया, भारत के सबसे या दुनिया के सबसे अच्छे विद्वानों से मुझे पढ़ना है। मेरे पास एक 6 इंच की डिवाइस है। नाउ एजुकेशन इज लर्नर सेंट्रिक। टीचर उसके सेंटर पर ही नहीं रह गया। यदि आप वहां पर उस ढांचे में फिट नहीं होते हो तो आप आउट है। यदि आप अपनी कोई पीली कॉपी लेकर नोट्स लिखाते हैं तो आप बाहर हैं। आगे तो नहीं चलेगा। मतलब यहां चल रहा है, ठीक है, हम थोड़ा पीछे चल रहे हैं दुनिया से 20 साल, लेकिन दुनिया के साथ चलना है तो आगे 10 साल बाद तो नहीं चलेगा। तो जो इसमें अडेप्ट नहीं करेगा, जो इसे बदलेगा नहीं, उसको ये बड़ी मछली जो आ रही है ना टेक बदलाव की, वो खा जाने वाली है। और ये इंस्टीट्यूट पर भी लागू होता है और टीचर पर भी लागू होता है। तो बदलाव जो जल्दी भागता है, जो जल्दी तैयारी करता है, जो रेजिस्ट करता है, रेजिस्टेंस तो होते रहेंगे, लेकिन दुनिया तो बदल गई। भारत को बदलना है। भारत के इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस बदल गए, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज बदल गई, स्टेट यूनिवर्सिटीज को बदलना है, कॉलेजेस को बदलना है, गवर्नमेंट कॉलेजेस और प्राइवेट कॉलेजेस को बदलना है। तो बदलना तो है। यदि हमको बदलना है तो मानसिक रूप से पहले ये समझना पड़ेगा कि ये पॉलिसी 35 साल बाद किन क्वेश्चंस को एड्रेस करती है, क्या वो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है या नहीं। तो आप पहली बात कर लीजिए, किसी से ही पूछ लीजिए, पान की दुकान से लेकर रेलवे स्टेशन पे, बस स्टैंड पर, कहीं भी यहाँ ऐसे विद्वानों की सभा में कि क्या वर्तमान शिक्षा नीति से आप संतुष्ट है, कितना प्रतिशत हाँ आता है? कम मिलेगा ना। अरे सब गड़बड़ चल रहा है, क्या है, बच्चा 12वीं सीरीज, 1 सीरीज, ये वो कुछ भी लिख दो, अरे डिग्री ये। हाँ, क्या बदलाव होने चाहिए इस पर स्पष्टता नहीं। देखिए, हम सब लोग इस पर इंटरेक्ट तो करते हैं कि एजुकेशन शुड चेंज, बिकॉज एजुकेशन पॉलिसी नहीं है वो। कैसा होना चाहिए, कोई टॉक जैसे डेप्थ में जाते हैं, खत्म। हमारे पास आंकड़े नहीं होते, हमारे पास टेक्निकल नॉलेज नहीं होती, हाउ वी शुड गो, किस रास्ते पर जाना चाहिए हमें पता नहीं। लेकिन इतना पता है कि हाँ, जो कुछ चल रहा है वो ठीक नहीं, बहुत सारी गड़बड़े हैं। 21वीं सदी की जो आवश्यकताएं हैं उसको तो हमारी बीए, बीएससी, बीकॉम पूरा नहीं करती। फॉरगेट अबाउट द 3% वैकेंसीज ऑफ गवर्नमेंट, लेट अस टॉक अबाउट 100%। 3% रीट और बाकी सब मिलाकर 93 की भी तो सोचो। ये जो तथ्य हैं कि पानीपत की तीसरी लड़ाई कब हुई थी, ये तो 3% को नौकरी मिलेगी। अभी भी सरकार तो उसी पे चल रही है। या आपकी याददाश्त की परीक्षा की जाए, परीक्षा की जाएगी तो कितनों को नौकरी मिलेगी? अच्छा, मुझे बताइए कितनों को मिलेगी? 3%। व्हाट अबाउट 97%? इंडस्ट्री की जो नीड्स है, सोसाइटी की जो नीड्स है, कंट्री की जो नीड्स है, दुनिया की जो नीड्स है, उसके अनुसार तैयार होना पड़ेगा, क्यों ना पड़ेगा। यदि कोई सरकार, देखिए ये राजनीति के विषय हैं, हम सबको पता है, 75 साल से हम सरकारें बदलते रहे। 5 साल राजस्थान तो बेचारा ये नहीं वो अच्छे थे, फिर बाद में नहीं वो पहले वाले अच्छे थे, वो उससे पहले बदलते रहते। हम अपने को नहीं बदले। But Rajasthan has got a trend कि every 5 years we change the government. हाँ, ठीक है। We do not change ourselves. ये जो समस्याएं हैं, एम्प्लॉयमेंट, ये एम्प्लॉयमेंट बड़ा चैलेंज तो है। ये किसी सरकार और किसी व्यक्ति के आधार पर ठीक हो जाएगा, बिकॉज रिसोर्सेज आर लिमिटेड। आप बदलेंगे तो देश बदलेगा।
इफ आई एम एम्प्लॉयबल। चीन उदाहरण है हमारे सामने, अमेरिका उदाहरण है हमारे। अमेरिका इसलिए डेवलप नहीं है कि अमेरिका के पास बड़ी सेना है, बड़ी है। अमेरिका अपने ज्ञान के दम पर विकसित है। हम अपना पैटर्न नहीं बदलना चाहते। बीए, बीएससी, बीकॉम, हिस्ट्री के साथ ज्योग्राफी नहीं ले सकते। में आप गणित वास्तव में पढ़ते हैं, नाउ फिजिक्स स्टूडेंट कैन स्टडी म्यूजिक आल्सो। अरे कैसे पढ़ेगा ये, तो बोल ही सकता सब। और क्लासिकल ये दिमाग का नहीं कर रहा है। 21वीं सदी में क्या क्या चीजें बदल गई इनको भी समझना पड़ेगा। फ्लेक्सिबिलिटी, इंटीग्रिटी एंड डीप लर्निंग। अब 45 में कई बार कहता हूँ पर्सनालिटी कैसे चेंज होती है। 45 दिन में आप गधे को पेंट करके घोड़ा तो बना सकते हो, लेकिन बारिश में किसी न किसी धुलेगा। हम बदलते हैं 45 दिन में। आप आइए 90 दिन में आपको हम ये सिखाते हैं। क्या सिखाओगे? 21 साल तक तो मैं गधा बनाऊं बिल्कुल, अब आप 90 दिन में मुझे पेंट करने वाले। डीप लर्निंग इज ए कंटिन्यूअस प्रोसेस। ये जो क्लासरूम है जिसमें कि दिन प्रतिदिन बदलना चाहिए, वहां पर बदलाव होता है। वहां तो हमको कहना चिंता मत कर, कुछ भी लिखा ना आ ही जाएंगे। हम भी ऐसे ही करके आए। अब तुम करके आए थे भैया, तुम्हारा तो चल गया था। तुम करके आए थे, चल गया। नए वालों हमको नौकरी, हम तो चल गए भाई, तुमको कैसे? और टीचर्स के लिए भी, टीचर्स को भी एक चैप्टर है। टीचर्स भी नहीं रुकेंगे, जिनको टीचिंग प्रोफेशन में आना है उनके लिए बहुत, क्योंकि बीएड वाली बात जो आई है ना, अब इसके बाईपास अभी मैं, क्योंकि अब बता रहे हैं कि मैं भी बहुत सारी चीजों को लेकर मैं बहुत शंकित रहा हूँ। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी एक तो ये बता दूं, ये पॉलिसी है। दिस इज नॉट ए रूल, दिस इज नॉट ए लॉ, दिस इज ए पॉलिसी। सो बाइंडिंग नहीं। देश की शिक्षा किस दिशा में चलनी चाहिए, पॉलिसी तय कर। एक होता है कानून, कानून तो आप पर बाध्यकारी होता है। शिक्षा कंकरेंट का विषय है, केंद्र और राज्य सरकारें दोनों मिलकर चल रहे हैं। लेकिन प्रत्येक को आगे बढ़ना है, राज्य हो चाहे केंद्र हो। हमारा जो विद्यार्थी है वो आगे जाना चाहिए, दुनिया की नजर मिलाकर, आंख से आंख मिलाकर दुनिया में 21वीं सदी की चुनौतियों को सक्षम करने लायक व्यक्तित्व बनना चाहिए। तो हम सबकी जिम्मेदारी है, स्टेट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट बोथ। एंड देयरफॉर यदि पॉलिसी वो दिशा तय करती है जहां पर कि भारत क्रमांक 1 पर किससे आएगा। अच्छा, हम कहते हैं कि दुनिया में भारत महाशक्ति बनेगा, विश्व गुरु बनेगा, खाली नारे लगाने से बनता है? किसके नंबर बनेगा? जो 60 के हो गए वो तो बीपी डायबिटीज की गोलियों से चलता है, यूथ पर चलेगा ना। हमारा भारत किससे क्रमांक 1 पर? यूथ से बनेगा। उस यूथ से जो भारत का डेमोग्राफिक डिविडेंड है, उस यूथ को किस तरह के क्वालिटी एजुकेशन अपॉर्चुनिटीज मिलती है, इस आधार पर यूथ डेवलप होगा दुनिया से लड़ने के लिए। यदि उसको बार बार ये सिखाया जाएगा, ये गोल करके 1 वीक सीरीज को अच्छी तरह गोल करके पकड़, और इसमें से जो कोई प्रश्न आए तुझे जो याद आए लिख देना, तो दुनिया को वो क्या करेगा? अंततः वो 2 तरह की बातें, या तो वो किसी तरह वो सिस्टम में भेद कर कुछ नौकरी पा लेगा, या जीवन भर असंतुष्ट रहेगा कि बहुत भ्रष्टाचार है, कुछ नहीं हो सकता। अल्टीमेटली हमको रियलिटी तो समझनी पड़ेगी। और इसलिए डीप लर्निंग की बात हमने दुनिया में एक सिग्नेटरी हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के 198 देश जिन्होंने साइन किए हैं, उसमें भारत भी एक देश है जिसने कि 2030 तक सबको इस तरह की एजुकेशन इक्विटेबल है, क्वालिटी एजुकेशन देने की बात है। तो यूथ के दम पर हम बनेंगे क्या, ये भी विचार करने का विषय हमारा जो एजुकेशन पैटर्न आज का है उसके आधार पर क्या हम ऐसी यूथ खड़ी कर पा रहे हैं जो दुनिया की चुनौतियों को सामना करने में सक्षम है। हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट का मतलब क्या है? We all are principals and directors of higher education institutes. Are we facilitators of degrees, या कि हम व्यक्तित्व निर्माण के माध्यम, हमारी जो संस्थाएं हैं वो डिग्री देने का माध्यम है, या कि उसको तैयार करने का माध्यम है, उस व्यक्तित्व को तैयार करने का माध्यम? हम में से दुर्भाग्य से इस बात को एनईपी ने माना है कि उनमें से अधिकांश लोग वी आर जस्ट द फैसिलिटेटर्स ऑफ द डिग्रीज, हम डिग्री प्रोड्यूस कर रहे हैं। और डिग्री की वैल्यू क्या है? तो एलन मस्क का ट्वीट मैंने ये देखा था कि वहाँ पर एम्प्लॉय एलन मस्क दुनिया के सबसे क्रिएटिव माइंड माने जाते हैं। उन्होंने कहा कि हम मेरे यहाँ पर अप्लाई करने के लिए आपको डिग्री की जरूरत नहीं, यूनिवर्सिटीज खतरे में।
हमारी रिसर्च और रैंकिंग NIRF में हमारा पता है, दुनिया की 500 में, हम अखबारों में पढ़ते हैं दुनिया की 500 में हम कहाँ हैं। भारत एक बनेगा, भारत एक दिन क्रमांक 1 पर आएगा, 500 में तो आ जाओ, 200 में तो आ जाओ। NIRF में राजस्थान कहाँ पर है? चलिए देश की रैंकिंग की बात करते हैं। नेशनल इंस्टीट्यूशन रैंकिंग फ्रेमवर्क अभी 15 दिन पहले जारी हुआ। राजस्थान के कितने विश्वविद्यालय और कॉलेज हैं उसमें? पहले 200 में, पहले 100 में। तो ध्यान में आएगा गवर्नमेंट प्राइवेट कॉलेजेस और गवर्नमेंट कॉलेजेस की हमारी हालत क्या? देश में राजस्थान कहाँ, और फिर राजस्थान में वागड़ कहाँ पर है, ये अगली चर्चा। तो आपको ये भी देखना पड़ेगा कि हम, और यूनिवर्सिटी पर तो बात करेंगे ही करेंगे यूनिवर्सिटी, लेकिन जो लास्ट पॉइंट है ये पॉइंट बड़ा, देखिए 1854 में 1854 में जो एजुकेशन डिस्पैच आया था उसमें 3 यूनिवर्सिटी बनी, कलकत्ता, बॉम्बे और मद्रास। वो यूनिवर्सिटीज वाज नॉट फॉर इंस्ट्रक्शन, वो एग्जामिनेशन के लिए थी, इंस्ट्रक्शन उससे एफिलिएटेड कॉलेज थे, यानी 3 यूनिवर्सिटी बना दी अंग्रेजों ने, उसके साथ कॉलेज एफिलिएट कर दिए, वहाँ पढ़ाई होगी, एग्जाम यूनिवर्सिटी। ये जो पैटर्न था यूनिवर्सिटी का, ये 1932 का जो लंदन यूनिवर्सिटी एक्ट था उसके आधार पर आया था, उसमें ब्रिटिश लोग। आज लंदन यूनिवर्सिटी कहाँ जा रहा है? हम उस लिगेसी को, उस बोझे को ढो रहे हैं। लंदन यूनिवर्सिटी दुनिया के सर्वश्रेष्ठ इंस्टीट्यूट्स में पहुंच गई, एफिलिएशन सिस्टम उसने धीरे धीरे खत्म कर दिया, हम पढ़ाते चले गए। कई यूनिवर्सिटी जिनके 500 कॉलेज, 500 प्लस कॉलेज एफिलिएटेड हैं। अब ये बड़ा विवाद का विषय है क्योंकि NEP कहती है एफिलिएशन को हम फेज रूप में खत्म करेंगे। तो हम यूनिवर्सिटीज को इस तरह का ज्ञान के सर्जन का केंद्र देखते हैं या कि परीक्षा के आयोजन का केंद्र देखते हैं, ये भी एक विषय। सोशियो इकोनॉमिक बैकग्राउंड के जो लोग हैं उनके ड्रॉप आउट का क्या, जो अपनी गरीबी, जो अपने पिछड़ेपन के कारण पढ़ाई बीच में छोड़ देते हैं, उनको सरकारी सुविधाएं किस तरह से मिल सकती है ताकि वो अपनी पढ़ाई, रेगुलेटरी सिस्टम कैसा है, प्राइवेट इंस्टीट्यूट वाले ज़्यादा अच्छी तरह जानते हैं, सरकारी वाले नहीं जानते हैं, ये ऑनेस्ट है क्या, करप्शन है क्या, सब काम हो जाता है, काम होने के माध्यम क्या होते हैं, ये तरीके ठीक है क्या ट्रांसपेरेंसी आनी चाहिए नहीं आनी चाहिए, रेगुलेशन लाइट होना चाहिए नहीं होना चाहिए। तो इसकी बात नहीं है। ऑटोनॉमी की बात तो हमेशा कहती है, सब कुछ ऊपर से तय होगा क्या? हायर एजुकेशन में ये जो स्वायत्तता है, क्योंकि जब तक दिमाग खुला नहीं होगा तब तक आप नए आइडिया नहीं दे सकते। और ये बड़ा विषय, ये भी एक केंद्र पर हमारे लंबे समय से है कि यदि आप अंग्रेजी बोल सकते हैं तो विद्वान हैं, नहीं तो आप गधे हैं। क्या कोई भाषा विद्वता का तो माध्यम नहीं हो सकती, भाषा कम्युनिकेशन का माध्यम जरूर हो सकती है, लेकिन भाषा को आपने विद्वता से कैसे जोड़ा? विद्वान तो हर भाषा में हो सकता है। तो क्यों अब तक हम अंग्रेजी को एस्टेब्लिश्ड सुपीरियरिटी पर बात करते हैं कि अंग्रेजी आना बहुत जरूरी है, फिर वो टूटी बोलते हैं। तो ये भी है। और इस तरह की पिक्चर्स तो हम बहुत लाइक करते हैं, तारे जमीन पर हमने देखी हो पिक्चर, ये पिक्चर बहुत पसंद आती है हमको, लेकिन क्लासरूम में पसंद नहीं आते ऐसे बच्चे। तारे जमीन पर बच्चा क्या है? प्रत्येक व्यक्ति यूनिक है, प्रत्येक बच्चा विशिष्ट क्षमताओं से युक्त है। यानी कि जो आइंस्टीन ने कहा कि आप परीक्षा में ये नहीं कर सकते कि मछली को भी और खरगोश को दोनों को ये कहें कि पेड़ पे चढ़ो। मछली तैरने के लिए बनी है, खरगोश भागने के लिए बना होगा, दोनों की क्षमताएं अलग अलग है। तारे जमीन हिट होती है, लेकिन ग्राउंड रियलिटी अलग है। इस बात को भी इन्हें कहा। टीचर ट्रेनिंग प्रोसेस पर भी भी बात करती है कि हमारे जो शिक्षक बन रहे हैं, रेगुलर आओगे तो फीस कम लगेगी, और ये जो हंसी है ना, ये जमीन बना देती है। रेगुलर आओगे तो फीस कम लगेगी और नहीं आओगे तो ज्यादा लगेगी। ये कौन सी बात है भाई? ऐसा कौन सा जहाँ पर सेवा नहीं ले देगा पैसा लगे? साल भर बताना डिग्री। हमारे जो टीचिंग अभी आईटीएम आया है, आपने देखा होगा, जो लोग बीएड को देख रहे होंगे, इंटीग्रेटेड टीचर्स एजुकेशन प्रोग्राम मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने रिलीज कर दिया है। 4 ईयर का डिग्री प्रोग्राम है, मल्टी डिसिप्लिनरी सेटअप में।
मैं भी पिछले हफ्ते दिल्ली में केंद्रीय शिक्षा मंत्री जी के साथ हमारी मीटिंग थी। उस इन्हीं विषयों पर चर्चा हो रही थी कि ये जो ITAP आया है इसको आप पढ़वाएंगे किससे। उन्होंने बताया ये पेडागोजिकल चेंजेस हैं, ये हम इस तरह के मॉड्यूल लाए हैं, 28 मॉड्यूल। हम चाहते हैं कि टीचर जो है शुड बी द मोस्ट डायनेमिक पर्सनैलिटी ऑफ द सोसाइटी। इसको कुछ नहीं मिलता, वो टीचर बनता है, यहाँ तो रिवर्स चलता है। मोस्ट डायनेमिक पर्सनैलिटी ऑफ द सोसाइटी, जिसके कंधे पर सारा भार सौंपा है। आइए मिलकर पीढ़ियां बिगाड़ते हैं या आइए मिलकर पीढ़ियां सुधारते हैं। तो ITAP हमारा टीचिंग मतलब किससे पढ़ाओगे? वो जो डिस्टेंस एजुकेशन में नहीं आने की फीस ज्यादा देकर आए वो लोग पढ़ाएंगे। एजुकेशन पेडागोजी जिस तरह से बदली है, शिक्षण शास्त्र बदल गए, बदलती हुई शिक्षण शास्त्र विधियां हैं समय के साथ, हम वही पढ़ा रहे हैं वापस। तुम लिखो, यहां मैंने जो लिखा, यहाँ जो कॉपी में गया, इसमें दोनों के दिमाग काम नहीं है। लिखने वाले का दिमाग काम नहीं आता, उतारने वाले का काम नहीं आता। यहां से सूचना सीधी कॉपी में जाती है, बीच में इन दोनों का उपयोग नहीं होता। आप समझ रहे हैं? स्टूडेंट का ब्रेन, टीचर का ब्रेन, ये यूज नहीं हो रहा वहां से उतार के। तो हमने पेडागोजिकल चेंजेस पर बात है, हमारा मंत्रालय का नाम बदलने की बात है, मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट MHRD। क्या हम मानव संसाधन हैं? हमारी इस संबंध में सोच क्या है, ये भी इसलिए इसमें मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन दोबारा है। एजुकेशन लाभ का विषय है या सर्विस सेवा का विषय है? बिजनेस करने के बहुत मॉडल हो सकते हैं, लेकिन क्या शिक्षा उसका एक मॉडल है? तो नॉट फॉर प्रॉफिट ऑडिट स्टैंडर्ड्स पर अब इंस्टीट्यूट्स को कसा जाएगा, लाइट बाय टाइट रेगुलेशंस आएंगे, ये भी NEP में है। भारतीय होने में शेम होती है या हमारा पाठ्यक्रम कैसा है, जिसमें ये दिखाया जाता है कि सारे पिता बाहर पैदा हुए थे, बॉटनी के पिता बाहर के थे, बायोलॉजी के जितने पिताजी थे, द फादर ऑफ सोशियोलॉजी, फादर ऑफ पॉलिटिकल, कोई भारत में भी कोई पिता पैदा हुआ था क्या? हमको लगता है ज्ञान का सारा सर्जन जो हुआ वो विदेशों में हुआ, और हम लोग बहुत ही निकृष्ट किस्म के लोग हैं। मतलब भारतीय होने में हमारा पाठ्यक्रम ऐसा बनाया गया, ये बात भी है। और श्रमेव जयते, नौकरी में पैसा कम दे दीजिए चाहे, मजदूरी से भी कम, लेकिन काम जो है ना वाइट कॉलर, हाथ से काम करना, वोकेशनल स्टडीज की बात कही है। दुनिया के जितने विकसित देश हैं उनका अध्ययन करिए। मुझे कुछ लोगों ने कहा सर ये वोकेशनल स्टडीज इसके अंदर काफी सारा आ गया है, ये तो बहुत ही खराब बात हो गई। किसने बनाई ये बात? हमने बाकायदा मेहनत करके ये बात बनाई है कि चाहे 8,000 की नौकरी करो, 6,000 की नौकरी करो, लेकिन कुर्सी पे बैठ के करो। 12,000 में यदि श्रम करना पड़े ना, वो नहीं करना, क्योंकि वो छोटा काम है। जबकि भारत श्रमेव जयते को जीने वाला है। क्यों नहीं? भारत आज की दुनिया के अंदर कोरिया, अमेरिका या जर्मनी के आंकड़े आप देखिए वोकेशनल स्टडीज के, वोकेशनल स्टडीज मेनस्ट्रीम स्टडीज में क्यों नहीं? इस विषय को भी NEP ने कहा है कि यदि हमको स्किल्स नहीं बढ़ा पाए, सब तरह की स्किल्स चाहिए, वो स्किल्स नहीं बढ़ा पाए तो एम्प्लॉयबिलिटी नहीं बढ़े। और इसलिए NEP ने जो अपना उद्देश्य दिया वो बहुत साफ दिया है। कुल मिला के 2 लाइन में उन्होंने कहा है कि हमारी दिशा कौन सी होनी चाहिए, यानी नेशनल एजुकेशन किस दिशा में चले। तो प्राचीन और सनातन, यानी हम हमारा ओल्ड ट्रेडिशन भी लेंगे। भारत जिस आधार पर विश्व गुरु रहा, भारत तलवार के आधार पर, शस्त्र के आधार पर विश्व गुरु नहीं रहा, शास्त्र के आधार पर विश्व गुरु रहा। यानी हम विश्व गुरु रहे थे, हैं तो नहीं आज थे, यानी कि हमारे DNA के अंदर वो है। हमको याद करना पड़ेगा, हनुमान की तरह कोई जामवंत आएगा, तुम कर सकते हो तो उसकी आलोक में। लेकिन केवल इतना नहीं कि पुराना ही चले रहो यार, उस पर चिपके रहोगे, नहीं, उसका गौरव करते हुए यस वी हैव डन इट इन द पास्ट, यू कैन डू इट इन द फ्यूचर, हम भी कर सकते हैं। इसलिए उसके बाद 21वीं शताब्दी के अनुकूल उसमें गौरव करते हुए, उस जड़ों के साथ जुड़े हुए 21वीं सदी की शताब्दी के अनुकूल ज्यादा हॉलिस्टिक, ज्यादा फ्लेक्सिबल, हिस्ट्री के साथ ज्योग्राफी नहीं मिलेगी, ये फ्लेक्सिबिलिटी, ये रिजिडिटी, समग्र सत्य को देखने की। अब देखिए आपने यूनिवर्सिटीज डिपार्टमेंट्स कैसे हैं, हमारे कॉलेज के डिपार्टमेंट्स, मैं सोशियोलॉजी पढ़ाता हूँ, मैं पॉलिटिकल साइंस पढ़ाता हूँ, मैं फिजिक्स पढ़ाता हूँ, मैं केमिस्ट्री पढ़ाता हूँ, सबने सत्य की अपने हिसाब से व्याख्या की। वो एक हाथी है ना, पट्टी बांध कर गए, जिसने पूंछ देखा उसने कहा सांप है,
जिसने पैर पे लगाया उसने कहा खंबा है। तो हर आदमी कुछ दिख रहा है, सबका सत्य है, क्योंकि हमने साइलोस में, टुकड़ों में शिक्षा को बांट दिया। और इसलिए हम क्या कहते हैं, सबके सब। अबे तुम नहीं समझते हो, मनुष्य सामाजिक प्राणी है, मैन इज ए सोशल एनिमल। कौन कहे? सोशियोलॉजी वाले कहे, सोशियोलॉजी वाले। केमिस्ट्री वालों से कहो, अरे भैया सब केमिकल है, पूरा केमिकल लोचा है, समझ में नहीं आता। इकोनॉमिक्स वालों से बात करो, एवरी एक्टिविटी ऑफ द ह्यूमन इज गवर्न बाय इकोनॉमिक्स। अर्थ है सारी चीजों के पीछे, पैसा चलाता है भैया आदमी को। मेरे जैसे बीच वाले आदमी से बात करोगे, वी आर जस्ट ए मशीन यार, मैकेनिक्स के रूल्स के हिसाब से हम किस तरह बात करें। बायोलॉजी वाले से बात करोगे, वी आर जस्ट ए बंडल ऑफ सेल्स, कुछ नहीं है। सबके सच को हाथी, सच क्या है, सच भारत ने दिया है, हम क्या हैं, व्यक्तित्व को कैसे परिभाषित करते हैं, उसमें सारी बातें आती हैं। समाज भी है, अर्थ भी है, काम, धर्म, मोक्ष, सब तरह की चीजें जोड़ी ना, विद्या और अविद्या दोनों को जोड़ा है। लेकिन दुर्भाग्य से हमने क्या किया, सब विद्वान बैठे हुए अपने अपने डिपार्टमेंट में अपने मानते, मेरे से बड़ा सच किसी का ही नहीं। फिजिक्स वाले से भी कर ले बात, वो कहेगा मेरा बड़ा, ये किसी का ही नहीं है। तुम सब हाथी को आंख पे पट्टी बांध कर देख रहे हो। सो हॉलिस्टिक एजुकेशन, ये बात इसलिए फ्लेक्सिबिलिटी की बात आई है कि आप डिपार्टमेंट्स के साइलोस तोड़िए और ज्यादा बच्चे को डिग्री डिजाइन करने की फैसिलिटी दीजिए, घर सेंट्रिक करिए। इसलिए और प्रत्येक ज्ञान आधारित जीवंत समाज और वैश्विक महाशक्ति में बदलकर प्रत्येक छात्र में निहित अद्वितीय क्षमता, यानी मछली और हिरण को एक तराजू पर नहीं तोलेंगे। हर स्टूडेंट्स की अद्वितीय क्षमताओं के आधार पर उसके कैरियर गोल्स और कैरियर पाथ तय होनी, कैरियर ट्रेजेक्टरी तय होनी चाहिए। इन सब बातों को, ये कि मैं जो दो लाइन में कहूँ तो इन्हीं बातों का एक्सटेंशन चेंजेस में दिखाई देता। पूरे आगे जो पॉलिसी का पूरा जो डॉक्यूमेंट है उसी में ये सारी चीजें दिखाई देती। पॉलिसी के एवोल्यूशन पर हिस्ट्री है बात, लेकिन 1835 में इंडियन एजुकेशन एक्ट आया था मैकॉले का, जिसमें ये कहा था कि हम कैसे भारतीय बनाएंगे। और 2020 का विजन मैंने पढ़ा, कि दोनों को पढ़िए, एग्जैक्ट आप प्राइमरी सोर्सेज से पढ़िए, आपको लगेगा किस तरह का एक टर्निंग पॉइंट हमारे सामने आया है। 1835 के 185 ईयर्स के बाद भी है एक डॉक्यूमेंट विच टॉक्स अबाउट इंडियन प्राइड, भारतीय प्राइड की बात केवल इमोशन में नहीं बल्कि पॉलिसी डॉक्यूमेंट में वर्डिंग्स के रूप में आया है। बड़ा कंसल्टेशन प्रोसेस था, करीब 2.5 लाख ग्राम पंचायतों तक जाकर और फिर बहुत सारे डायलॉग्स होकर ये एनईपी निकल कर आई है। जो की चेंजेस हैं, जो मैंने उद्देश्य बताया, उसके आधार पर इंस्टीट्यूशनल कंसोलिडेशन एंड रिस्ट्रक्चरिंग, ये बड़े विषय हैं। एक तो बदलाव, देखिए बहुत स्लो बदलाव होने लगा है, ऊपर तो होने लगा है, नीचे अभी दिखने को आएगा। इंस्टीट्यूट्स, स्टैंड अलोन इंस्टीट्यूट्स बंद करने की बात। इंस्टीट्यूट्स तीन ही तरह के हैं, आइदर रिसर्च इंटेंसिव यूनिवर्सिटीज, आइदर टीचिंग इंटेंसिव यूनिवर्सिटीज और डिग्री ग्रांटिंग ऑटोनोमस कॉलेजेस। एवरी अदर, कोई तीन चौथी तरह का इंस्टीट्यूट नहीं होगा। हर जिले में एक लार्ज मल्टी डिसिप्लिनरी, ये जो केवल बीए कोर्स चला रहे हैं उससे कह रहे व्यक्तित्व का खंडन, आप उसको मल्टी डिसिप्लिनरी बनाएंगे। अब उसको क्लस्टर्स के रूप में बनाएंगे। अब जैसे एग्जिस्टिंग प्राइवेट कॉलेजेस हैं, यदि वो सिंगल स्ट्रीम पर चल रहे हैं तो वो नहीं चल सकती, आगे के जो रेगुलेशन है, आपको उसको मल्टी डिसिप्लिनरी बनाना पड़ेगा। वो इकोनॉमिकली भी वायबल नहीं होता। मैं डेटा देख रहा था कि हमारे पास कितने कॉलेज देश में ऐसे हैं, करीब 17% कॉलेज ऐसे हैं जो 100 से कम जिसमें विद्यार्थी, और 48% कॉलेज ऐसे हैं जहाँ पर लेस देन 500। सो इफ एन हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट इज टू बी इकोनॉमिकली एंड क्वालिटेटिवली वायबल, तो कम से कम उसमें 2,500 से 3,000 स्टूडेंट्स होने चाहिए। इतने, तब जाकर उसके अंदर जो एक प्लेथोरा ऑफ डिपार्टमेंट्स मिलता है ना, कि तब जाके लगता है कि बात करने में, अब हम छोटे छोटे आपस की उसमें बंधे हुए, व्यक्तित्व के विकास के लिए हम कहते हैं विज्ञान इधर है, कला इधर है, 2 हेमिस्फीयर है, सब आपस में बच्चे को सब एक्सपोजर मिलना चाहिए, टीचर्स को भी मिलना चाहिए, टीचर्स भी इंटरेक्ट करें आपस में। इसलिए लार्ज मल्टी सारे डिपार्टमेंट्स हों। और एजुकेशन के लिए तो बहुत सख्त का, बीएड कोर्सेज के लिए तो बहुत ही सख्ती से एनईपी कह रही है कि स्टैंड अलोन इंस्टीट्यूट्स बंद करेंगे। अभी आईटेक पर जब हमारी चर्चा चल रही थी तो मैंने कहा कैसे करोगे, क्योंकि हम एक डेमोक्रेसी में जीते। देखो 2 बातें हैं, विरोध करना अपनी जगह, सुधार करना अपनी जगह। कॉलेज को हम
कॉलेज चलेगा नहीं चलेगा, कैसे चलेगा, कैसे बदलेगा, लेकिन जो जल्दी समझ जाएगा कि अल्टीमेटली जो आईटीएफ के मॉड्यूल्स हैं उसके हिसाब से चलाना है वो, तो उसकी फैकल्टी और डिपार्टमेंट्स वैसे ही तय करते हैं। सिंगल स्टैंड अलोन बीएड इंस्टीट्यूट को देर सवेर बंद होने ही होने हैं। एनसीटी की रिकमेंडेशन आज इस बार, तो हम देखते रहे, बाद में पता चले कि हमारे पास एक्सपेंशन करने का या फिर टाइप करें, रास्ते क्या क्या हो सकते हैं आपको सोचना पड़ेगा। हम क्लस्टर बनाते हैं, सबसे 3 कॉलेज का मिलाकर एक क्लस्टर बनाते हैं। ओके, वी विल हैव ए कॉमन मैनेजमेंट एंड वी हैव ए 3 कैंपसेस, 3 कैंपस है हमारे। यहाँ पर हमारा ये स्टडी होता है, यहाँ से बच्चा यहाँ जाता है, यहाँ से यहाँ जाता है। मतलब कुल मिलाकर आप समझ रहे हैं बात को कि यदि आपने छोटे स्टैंड अलोन इंस्टीट्यूट्स में बात करी तो एनईटी उसकी बिल्कुल अगेंस्ट है। अब ये कहाँ जाएगा पता नहीं, लेकिन दुनिया की रिक्वायरमेंट क्या है और इसलिए इंस्टीट्यूशन को रिस्ट्रक्चर करने की बात पॉलिसी है। डिग्री प्रोग्राम को भी मतलब अब ये बीए, बीएससी, बीकॉम, इसको 3 साल का भी है, 4 साल का भी है, मल्टीपल एंट्री, मल्टीपल एग्जिट। हमने कहा कि बच्चा, मैं अब ये एडमिशन हम सब लोग जो अलग अलग कॉलेजों में हैं, मैं गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन पॉलिसी लेके बैठता हूँ। बच्चे आते हैं फॉर्म लेके, और मेरा 3 साल क्या कर रहा था, गैप सर्टिफिकेट का है, 10 दिन नहीं हो सकता। अधिकार है भाई, अधिकारी बनाया राज्य सरकार ने, नीति हमारे पास है। अब कोई इस अधिकार को छोड़कर केवल एकेडमिशन के नाते मुझसे पूछे इस बच्चे का क्या दोष है, 3 साल कहीं मजदूरी करने गया था, इसके परिवार की मजबूरी थी, अब आप इसे पढ़ने नहीं दोगे दुआ है। गवर्नमेंट ऑफिसर के रूप में तो मैं ताकत से बात करता हूं, नहीं हो सकता। क्यों? बिकॉज इट इज रिटन इन द पॉलिसी। बट जैसे वाई पर आती है, वाई इट इज रिटन इन द पॉलिसी, क्यों लिखा, किसने बनाई? 50 साल से चल रही सर, हमको क्या पता, हमारे को भी मिलता था, तुम्हें को ऐसा लेते हैं। 2 लैंग्वेज नहीं मिलेगी, क्यों? उर्दू लेनी तो ले, हमने दी है। मैं इस कॉलेज में आया, वहाँ उर्दू बोल रही थी, उर्दू के टीचर कहते थे सर हमारे एडमिशन नहीं होता, ट्रांसफर हो जाएगा। चिंता मत करो, हो जाएगा। बच्चा, सर मेरे को ये चीज नहीं मिलेगी, परसेंटेज नहीं है, बोर्ड एडमिशन चाहिए उर्दू। उर्दू क्यों? हमने पॉलिसीज बना दी, कोई पॉलिसीज का बच्चे के हित में फायदा हो रहा है। तो डिग्रीज को डिजाइन करने का अधिकार किसको होना चाहिए? बच्चे को होना चाहिए। हालांकि इतना सरल नहीं है, बहुत लंबा विषय है ये, इसलिए यूनिवर्सिटीज में मल्टीपल एंट्री, लेकिन हाँ 1-2 साल के अंदर क्रेडिट जरूर शुरू करना। अभी हमको सबसे पहला काम जैसे DGTU में शुरू करना पड़ेगा, तो क्रेडिट सिस्टम पे आना पड़ेगा, हर कॉलेज में भी आना पड़ेगा, क्योंकि एबीसी शुरू हो चुका है। ऊपर के लेवल पर एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट बनाया जा चुका है, उसके रेगुलेशन आ चुके हैं, बल्कि वो ऑपरेशनल है। एक व्यक्ति यदि बांसवाड़ा में पढ़ता है 2nd ईयर और 3rd ईयर जाकर वो मान लीजिए जबलपुर में या कि अहमदाबाद में पढ़ना चाहता है तो पढ़ सकता है। उसका एक बैंक होगा, उसके अंदर वो अपनी 1st ईयर के क्रेडिट रखेगा, 2nd ईयर के रखेगा। जैसे मान लीजिए अभी हम क्या करते हैं, बीएससी करने के लिए उसको क्या करना पड़ता है, भैया ये पेपर है, ये पास करने पड़ेंगे, मिनिमम 35%, 36%, 33% चाहिए, तो पास कहलाओगे, इतने पर 3rd डिवीजन, इतने पर 2nd, इतने पर 1st। इसको बदल कर हमको अल्टीमेटली, क्योंकि अंततः होगा क्या, अभी एक पैटर्न दुर्भाग्य से आ गया है कि वहां से हमारे पास राजभवन से कुछ आएगा, बाद में यूनिवर्सिटीज करेगी, यूनिवर्सिटीज से आप लोगों के पास आएगा, फिर आप जागोगे कि भैया कि ऐसा करना, ये होता क्या है। पिछले बजट में मुख्यमंत्री जी ने तो बोला है, बजट की घोषणा है, इसलिए कह रहा हूं कि CBCS लागू किया जाएगा, ये बजट में बोला मुख्यमंत्री। उसको हमने अब बदलकर मल्टीपल एंट्री, मल्टीपल एग्जिट विद फ्लेक्सिबल करिकुलम कह दिए। बात हुई, क्रेडिट्स में बदलना पड़ेगा, यानी आपको एक पेपर जो अभी हम कह रहे थे 100 नंबर का पेपर है, उसमें प्रति सप्ताह कितने घंटे विद्यार्थी देगा, कुल कितने घंटे देगा, उसके आधार पर क्रेडिट तय होंगे कि ये 2 क्रेडिट, यदि ये पेपर इतने घंटे तक पढ़ाई करता है तो उसको 2 क्रेडिट मिलेंगे। पूरा बीए करने के लिए 120 क्रेडिट चाहिए, यानी 6 सेमेस्टर है तो 20 क्रेडिट, 20 क्रेडिट के अंदर 4 पेपर पढ़ने पड़ेंगे, 5 पेपर पढ़ने पड़ेंगे। फिर अब आपके सामने नया सिस्टम है, तो आपके क्रेडिट, अब वो 5 मान लीजिए उसने 2-3 सेमेस्टर किए, कुल मिला के 55 क्रेडिट उसने लिए, उसके बैंक में जमा है। उसके बाद वो घर की परिस्थिति, घर नौकरी करने चला गया,
बाद में वापस आकर अहमदाबाद में पढ़ना चाहता है, ठीक है, 55 तो आपने ले ली, बाकी के 65 और लेते हैं आप आइए। यानी पहला जो कमाया है उसने, दैट इज स्टोर्ड इन द बैंक। वो चाहे जब 7 साल की भी विंडो तय करी है उन्होंने, 7 years, क्योंकि उसके बीच में नॉलेज कहीं पर बदलती है, समय मेमोरी भी साथ नहीं है। तो ये फ्लेक्सिबिलिटी कि चाहे जब एंट्री कर सके, चाहे जब निकल सके। 1 साल 4 साल का हमारा 2 तरह का ग्रेजुएट डिग्री की बात है, देखिए मैं 3 साल की और 4 साल की, बीए विद रिसर्च और बीए। यदि शोध आधारित कोई ग्रेजुएट डिग्री करता है तो इट इज बीए। मुझे भैया देखो ये बड़ा टॉपिक है, कहाँ तक जहाँ टाइम बचा दोगे वहाँ छोड़ दूंगा। ये जो है ना, इस पर इतनी सारी बातें हैं और इतनी तरह की, या तो ये बात नहीं हो सकती कि आइए इंटरेक्टिव सेशन हो सकता है कि आप कुछ प्रश्न पूछ लें, मैं इसको बंद कर देता हूँ। और कुछ बातें जो, एक तो ये तरीका है, एक ये है कि जहाँ पर टाइम हो वहाँ तक बता दो, बाकी छोड़ देना। लेकिन हमको इतना विश्वास हो, मेरा ये सब जानने का मकसद केवल इतना है कि बदलाव जो जितना जल्दी तैयार होता है, सरकारों से आएगा वो तो आने ही, मतलब आंख बंद करके बैठ जाए कबूतर तो बिल्ली गायब तो नहीं होती, आएगी उसे। तो ये जैसे गवर्नेंस की बात है, प्राइवेट कॉलेजेस और गवर्नमेंट कॉलेजेस में कोई भेद नहीं किया जाएगा, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑडिट स्टैंडर्ड पर होगा, ट्रांसपेरेंट डिस्क्लोजर्स होंगे आपके, हर चीज के ट्रांसपेरेंट डिस्क्लोजर्स। लाइट बाय टाइट रेपुटेशन का मतलब क्या है? आपकी वेबसाइट अपडेट होनी चाहिए। यदि वेबसाइट पे कोई भी जानकारी गलत है अबाउट द फीस, अबाउट द लर्निंग आउटकम्स, अबाउट द रिजल्ट्स, अबाउट द फैकल्टी, अबाउट द फैसिलिटीज, अबाउट इंफ्रास्ट्रक्चर, कुछ भी गलत पाया गया तो आप पर कार्रवाई हो सकती है। यानी इंस्पेक्टर राज कम से कम होगा, टेक्नोलॉजी इंटरवेंशन ज्यादा होगा। टेक्नोलॉजी के साथ आप ट्रांसपेरेंटली रिवॉल्व करिए, इसके लाइट रेगुलेशन। बट यदि कोई शिकायत करता है कि साहब ये रिजल्ट गलत प्रोड्यूस किए गए हैं, ये चीजें गलत बताई गई हैं, ये उसकी जांच हो सकती। तो हमको धीरे धीरे रेलवे का भ्रष्टाचार टेक्नोलॉजी ने खत्म किया, एजुकेशन का भ्रष्टाचार भी देर सवेर टेक्नोलॉजी खत्म करने वाली है। टेक्नोलॉजी पर पूरा फोकस है, एक चैप्टर है टेक्नोलॉजी। और इसलिए अब जैसे एनसीटी ने किया ना, टीचर्स एक सर्टिफिकेट 4 जगह नौकरी, ये 2 सर्टिफिकेट हमारी फाइल में, ये सब चीजें सबको ध्यान है। और इसलिए अफिलिएटेड कॉलेज सिंगल स्ट्रीम HEI को लिखाई है हमने कि सिंगल स्ट्रीम धीरे धीरे 2030 तक खत्म करेंगे। अफिलिएटेड, अब इस पर हमने बहुत बहस करी, कस्तूरी रंगन जी के साथ भी हमारी एक मीटिंग थी। कैसे करोगे, यूनिवर्सिटियां कैसे चलेगी, पैसा यूनिवर्सिटी को देती कहा सरकार, ये एफिलिएशन की फीस से तो यूनिवर्सिटी चल रही है। कॉलेज सोचे कि एफिलिएशन खत्म हो जाएगा, अच्छी बात है, लेकिन आपको उसके लिए तैयार होना पड़ेगा। ऐसा नहीं है, इतना सरल नहीं है मामला। जैसे एक लाइन में लिख दिया था मैंने, एफिलिएशन खत्म होगा तो केवल 3 इंस्टीट्यूट रहेंगे, यानी एवरी कॉलेज विल बी ऑटोनोमस डिग्री। वो 3 में से एक चीज बनेगा, आइदर रिसर्च इंटेंसिव यूनिवर्सिटी बनेगा, या टीचिंग इंटेंसिव यूनिवर्सिटी बनेगा, या ऑटोनोमस डिग्री ग्रांटिंग कॉलेज बनेगा, यानी डिग्री ग्रांटिंग कॉलेज बनेगा। लेकिन क्या उसको तुरंत दे देंगे कि साहब हम तो एफिलिएशन नहीं है, हमारा तो डिग्री, हम अपनी डिग्री खुद देंगे? देने के लिए उसमें क्या योग्यताएं होनी चाहिए, उसका एक इंस्टीट्यूशनल डेवलपमेंट प्लान बनेगा, उसके हिसाब से उसको प्रिपेयर किया जाएगा, उसके मेंटर्स तैयार किए जाएंगे, और वो यदि इस लायक होगा तो उसको चेंज किया जाएगा 2030 तक। लेकिन ये एफिलिएशन वाला विषय भी ऐसा है जो अभी संकट में है कि पैसा कहाँ से आएगा। इंटीग्रेटेड हायर एजुकेशन, अब हमने कहा ये प्रोफेशनल है, ये वोकेशनल है, इसकी जगह एक ही डिपार्टमेंट होगा, हायर एजुकेशन, यानी मेडिकल, इंजीनियरिंग, लॉ, एजुकेशन, बाकी जो सब्जेक्ट है सब क्या है, हायर एजुकेशन। अभी तक हम बीटेक को क्या कहते थे, प्रोफेशनल है, MBBS को क्या कहते थे, प्रोफेशनल। इन सब चीजों को भी हटाने की बात है। यूनिवर्सिटी IITs में तो शुरू कर दिया। ऐसे सेकंड बात लिखिए ना कि the IITs will move towards education with more arts and humanities will more towards। केवल साइंस का बच्चा जो होता है वो बहुत यथार्थवादी होता है, लेकिन उसके जीवन में कुछ जो सॉफ्ट स्किल्स है वो छूट जाए। और जो कला का विद्यार्थी होता है वो ये जमीन पर कम होता है, बादलों में ज्यादा होता है। इसका एक बैलेंस, व्यक्तित्व का एक बैलेंस बैठाने के लिए IIT ने शुरू कर दिया। जैसे कुछ क्रेडिट उन्होंने क्या शुरू किया, आप IIT में गए लेकिन आपको यू टू टेक सम क्रेडिट्स ऑन सॉफ्ट स्किल कोर्सेज, ह्यूमैनिटीज और आर्ट्स के। और ऐसी जो आर्ट्स और ये वाले हैं उनको कुछ साइंस के कोर्सेज के लिए भी बात
सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में शुरू कर दी है। हमारे पास मॉडल सिलेबस आप देख सकते हैं, उपलब्ध है सारे सिलेबस जो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज के हैं, वो इंटरनेट पर उपलब्ध है। एग्जामिनेशन की बात भी है कि हाई स्टेक एग्जामिनेशन की जगह CCE पर जाना, यानी भैया परीक्षा छूट गई तो साल खराब होगा, ये नहीं, इसकी बात भी है। IDP और इतनी डिटेल में बताऊं, छोड़ते हैं, ये ऐसी डिजीज पर भी बात है क्योंकि ये एरिया तो विशेष तौर पर है, जैसे जो सोशियो इकोनॉमिक डिसएडवांटेज ग्रुप्स हैं उसमें सब तरह के, जैसे सोशियो कल्चरल बैकग्राउंड का जिनका SC ST और OBCs की हमारी बात है, माइनॉरिटीज की हमारी बात है, सोशियो जोग्राफिकल जिनकी आइडेंटिटीज है, जैसे गाँव के बच्चे हैं, घाणियों के बच्चे हैं, जेंडर जिनकी आइडेंटिटीज है, ट्रांसजेंडर्स है, वीमेन है, उन सब के लिए बहुत सारे प्रोविजंस इस पूरी पॉलिसी के अंदर दिए। केवल स्कॉलरशिप ही नहीं, स्पेशल एजुकेशन जोन्स की बात वहाँ पर है, डेडिकेटेड इंस्टीट्यूट्स की बात वहाँ पर है, डेडिकेटेड हॉस्टल्स एंड ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज़ की बात है, डेडिकेटेड फंड्स की बात है, इस तरह की बहुत सारी चीज़ें, सब तरह के ऐसे डिजीज को जो भी सोशियो कल्चरल लेवल पर है, सोशियो इकोनॉमिक, प्रवासी मजदूरों का बच्चा है, सोशियो इकोनॉमिक ऐसी कंडीशन है, उनके लिए क्या होगा, तो उनको किस तरह से, जैसे कि कोरोना में आपको देखने को मिला, जो प्रवासी मजदूर थे उनके बच्चों की पढ़ाई में दिक्कतें आई, इन चीज़ों को भी एड्रेस NEP के अंदर किया है। रिसर्च को भी एड्रेस करने की बात है। नेशनल रिसर्च फाउंडेशन 50,000 करोड़ रुपए इसके लिए अगले 5 सालों में देने की बात है, और पूरा रेगुलेटरी सिस्टम बदलेगा। अब UGC खत्म होने जा रहा है, इस संसद सत्र के अंदर मोस्ट प्रोबेबली हमारे पास एक नया बिल आ रहा है, अभी जो संसद सत्र इसमें भी आ सकता, नहीं तो अगले में, क्योंकि बिकॉज इट इज ऑलमोस्ट रेडी। हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया UGC की जगह अब हमारे पास एक कमीशन होगा, जो एक अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन होगा, उसके नीचे 4 वर्टिकल्स होंगे। अभी तक सारा काम UGC के पास था, उसकी जगह हायर एजुकेशन कमीशन जो है वो एक ओवरआर्चिंग बॉडी जो अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन होगा, उसके 4 वर्टिकल्स काम करेंगे। एक का काम होगा रेगुलेशन का, नेशनल हायर एजुकेशन, 4 काउंसिल्स होंगी, एक कमीशन के नीचे 4 काउंसिल्स होंगी, इंडिपेंडेंटली काम करेंगी, ट्रांसपेरेंटली काम करेंगी। 4 काउंसिल में रेगुलेशन का काम नेशनल हायर एजुकेशन रेगुलेटरी काउंसिल के द्वारा होगा। एक्रेडिटेशन का काम इसको भी बदलाव लाया जा रहा है, यस और नो में एक्रेडिटेशन हो सकता है, क्या A+A+B+B, इसको बदलने की बात है। हमारे पास इसमें जो भ्रष्टाचार है उसको खत्म करके कोई मेटा ऐसी कोई एक्रेडिटेशन एजेंसी हो सकती है जो टेक्निक, जो जहाँ पर फिजिकल कम से कम करके टेक्नोलॉजी आधारित एक्रेडिटेशन दिया जाए, ऐसी एक काउंसिल बनाने की बात है। हायर एजुकेशन ग्रांट्स काउंसिल, जितने वित्तीयन की बात है, फंडिंग की बात है, इन सब की बात हायर एजुकेशन ग्रांट्स काउंसिल से होगा। और जनरल एजुकेशन काउंसिल लर्निंग आउटकम को तय करेगा, यानी कि हमारी जो डिग्रीज है, क्या मतलब है BCom कब कहलाएगा, कौन कौन सी चीजें वो प्राप्त कर लेगा तो उसे BCom की डिग्री मिलेगी, BA की डिग्री मिलेगी। इसके एट्रीब्यूट्स, जिसे ग्रेजुएट एट्रीब्यूट्स है, वो तय करेगी जनरल एजुकेशन काउंसिल। उन्होंने कुछ बनाए हैं, अभी आप UGC की साइट पे जाएंगे तो नेशनल हायर एजुकेशन क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क इस तरह से ड्राफ्ट रखा हुआ, उस पर ये बहुत, उसको पढ़कर डर तो लगता है, यहाँ रहते हुए मुझे ज़्यादा लगता है कि ये कैसे लगाएंगे इसको, हमारा बच्चा कैसे करेगा, हमारा कॉलेज कैसा करेगा, कॉलेज में टीचर नहीं है, संसाधन नहीं है, बच्चे, प्रॉब्लम तो ढेर सारी। मैंने ये बात जब कस्तूरी रंजन जी के साथ हमारा 1 घंटे का इंटरेक्शन था तो मैंने कहा सर ये आई कम फ्रॉम ए ट्राइबल एरिया, सर वहाँ ऐसी स्थिति है, सर यू हाउ कैन यू इम्प्लीमेंट दिस एंड दिस, जैसे तो ये कैसे होगा है बदलाव के प्रति रजिस्टर। सी हमको भी पता है क्वांटम ऑफ चेंज इज वेरी बिग, even if you want to distribute 2 banana to each and every citizen of this country, even then this is a big task. हम तो पूरा एजुकेशन सिस्टम बदलने जा रहे हैं, हमको पता है it's a big task, लेकिन आप तैयार तो हो? यस, हमारी है भाई। सेंटर पर कौन है? सेंटर पे प्रिंसिपल्स है, डायरेक्टर्स है, टीचर्स है। बच्चा तो अभी भी जैसा कहोगे मान लेता, अभी तो बच्चा इतना है, जैसा गुरुजी कहते हैं ना, मानते ही है। लेकिन हम यदि रजिस्टर, अब या तो आप बाहर हो जाएंगे भाई, जो बिल्कुल कहते हैं साहब बच्चा नहीं आता, बच्चा कहाँ जा रहा? IIT के लिए तो हमको दिखाई दे रहा है ना, संघर्ष कहाँ पर है, क्वालिटी के लिए संघर्ष है ना। तो परिवर्तन तो बड़ी चीज है। अब ये सारी प्रोफेशनल स्टैंडर्ड कॉलेज जो है ये इनका काम खत्म है। जितनी AICT हम कहते थे, मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया, बार काउंसिल ऑफ इंडिया, इनका काम केवल इतना रखेंगे कि आप खाली उनके कोर्सेज के स्टैंडर्ड तय करिए। ये जो बीच में इंस्पेक्टर राज आपने चला रखा है, इसको खत्म करें।
लेकिन इसका कोई नेगेटिव इम्पैक्ट ना आए इसके लिए टेक्नोलॉजी है। यदि इंस्पेक्टर राज में से कुछ लोग ऐसे होते हैं ठीक है तब तो अपन चला देंगे, ये ऐसे नहीं चलेगा, टेक्नोलॉजी है वहाँ। हाँ राइट एंड राइट। तो ये फाइनेंशियल ये सारे के सारे कमर्शलाइजेशन कैसे रोका जाएगा उसके लिए बात है कि सबको नॉट फॉर प्रॉफिट एंटिटी पर ऑडिट करवाना पड़ेगा। यदि किसी तरह का सरप्लस है तो वो वापस इन्वेस्ट करना पड़ेगा एजुकेशनल सेक्टर पर। इसलिए एक ये बात है, सारे ट्रांसपेरेंट पब्लिक डिस्क्लोजर्स होंगे फाइनेंशियल मैटर्स पर, और ग्रीवेंस हैंडलिंग मैकेनिज्म भी होगा पब्लिक का यदि कुछ गड़बड़ होती है तो। ये जो फीस और चार्जेस है ये भी ट्रांसपेरेंटली और फुली डिस्क्लोज होंगे, और किसी तरह का आर्बिट्रेरी इंक्रीज ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ एनरोलमेंट ऑफ द स्टूडेंट नहीं किया जा सकेगा। इसके लिए रेगुलेशन कमेटी रेगुलेशन में इस तरह के प्रावधान भी किए गए हैं, और इसलिए इस बात को भी पूरा किया है। गवर्नेंस की बात है, प्रोफेशनल एजुकेशन में हम सारी इंजीनियरिंग, अब जैसे अभी हमने देखा होगा एमबीए इंजीनियरिंग कॉलेज था, मुख्यमंत्री जी ने पहले घोषणा करी थी कि हम इसको यूनिवर्सिटी बदलेंगे, बाद में उस यूनिवर्सिटी को इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी नहीं कहा है, उसको कहा है कंप्लीट यूनिवर्सिटी, मल्टीडिसिप्लिनरी यूनिवर्सिटी। कोई भी स्टेट अलोंग अभी ये बात चल रही है ना, जैसे यहाँ तो कर दिया हमारा इंजीनियरिंग कॉलेज इज ए पार्ट ऑफ द यूनिवर्सिटी, कोई भी इंजीनियरिंग या मेडिकल का शुड बी एसोसिएटेड विद सम यूनिवर्सिटी, अलग अलग नहीं चलेंगे। ऐसी बातें भी उसमें हैं। इंडियन नॉलेज की बात है, यूज ऑफ टेक्नोलॉजी पर बहुत फोकस है, और इसलिए हम 5 मिनट तो हम यदि ये देखें कि दुनिया बदल रही है, इंडस्ट्री की नीड्स बदल रही है, तो 21वीं सदी की चुनौतियों का सिलेबस लाना पड़ेगा। अच्छा क्या लाना बताओ। अब एनईपी कहती है कि इसका जो फुल इम्पैक्ट होगा ये लगभग जब पूरा फुली ऑपरेशन होगा 2030 से पहले, यानी अभी धीरे धीरे चेंजेस आने लगे, बहुत सारे चेंजेस ऊपर से आ चुके हैं। आपको क्या बदलना है? सर सिलेबस बदल रही है, नई चुनौतियां क्या है उसका सिलेबस, लेकिन इसका इम्पैक्ट कब आएगा? 10-15 साल में फुली ऑपरेशनल 10-15 साल, 10-15 साल बाद इंडस्ट्री की नीड्स क्या होंगी? क्या हमको पता है कि इंडस्ट्री कैसी दिखाई देगी? रोज बदल रहा है चीज। वी डू नॉट नो व्हाट विल बी द नीड्स ऑफ द इंडस्ट्री, हाउ विल बी द न्यू इंडस्ट्री लुक लाइक, हमें नहीं पता। इतना पता है क्वांटम ऑफ द चेंज विल बी वेरी बिग, बहुत तेजी से बदलाव हो रहा है। तो इंडस्ट्री की जरूरतें कैसी होंगी? ऐसे लोगों की जो निरंतर रीस्किल कर सके, निरंतर रीलर्न कर सके, निरंतर रिन्यू कर सके, निरंतर अपस्किल कर सके। लगातार मैंने पढ़ लिया सब, अब ये तो मैं जैसे कॉलेज में यहाँ तो इतना नहीं आया, पेपर महंगा दे दिया टीचर को पढ़ाने का, ये कैसे पढ़ाऊँ? मैं पढ़ाई नहीं, रीस्किल नहीं करना। वो जो 25 साल पहले की केमिस्ट्री थी, 25 साल पहले की फिजिक्स थी, 12th में मैंने देखा स्कूल में, मैं बोर्ड की किताब का राइटर था, तो उसमें हमारे पास जो फीडबैक्स आते थे वहाँ ये था सर ये चैप्टर ये जो कम्युनिकेशन वाला है इसमें बड़ी दिक्कत आती है, नई चीज़ें डालती है। गुरुजी पुराने वाले 50-55 के हो गए, अब उनको अरे यार ये बच्चे तो अच्छी तरह चला लेते हैं, ये मेरे से नहीं चलता यार। 10 साल का बच्चा बेटा इसको अच्छी तरह चला, अपने को दिया। हमारे एक प्रोफेसर थे, वो किशन में फंस गए, 80,000 रुपये कोई पार करके। मैंने कहा गुरु जी प्रोफेसर नई तकनीक है, रीलर्न नहीं करना। फिजिक्स तो बहुत अच्छी पढ़ाते थे, न्यूटन की नहीं हो, इसको भी पढ़ लेते, क्या आ गया? रीलर्न और रीस्किल और अपस्किल नहीं किया। तो दुनिया में इंडस्ट्री की नीड्स क्या है? तो पॉलिसी ये कहती है कि आपको ये नहीं पढ़ाना, लर्न करने का मतलब ये है नॉट ओनली लर्न बट हाउ टू लर्न। सपोज ए न्यू टेक्नोलॉजी, न्यू कोर्स, न्यू कॉन्सेप्ट, न्यू आइडिया आया है हमारे पास, सो हाउ टू लर्न दैट आइडिया। सो लर्निंग टू लर्न, लर्निंग हाउ टू लर्न, यदि ये सीख लिया कि नई चीजों को कैसे सीखा जाता है, ये योग्यता विकसित कर ली, तो 20 साल बाद भी वो हमेशा एम्प्लॉयबल रहेगा। एक जॉब में ये तो सरकारी भैया 3% वाले तो छोड़ दो ना, ये तो कहीं लिखा के लाए 3% वाले कि रीस्किल नहीं भी करेगा, लेकिन ये सरकारों पे आएगा देर से।
जो रीस्किल नहीं करेगा उसको रिटायर कर दिया जाएगा, क्या आएगा? हाँ आनी है, कब तक चलेगी? हम कहते हैं जो सरकारी सिस्टम है उसमें काम नहीं होता, वो आदमी को जब हमको, इसलिए ये जो चीज है टेक्नोलॉजी, अब क्योंकि गूगल नहीं, अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और ब्लॉकचेन की बात है। हम में से कई लोग क्रिप्टो करेंसी के बारे में नहीं जानते कि ये क्या चीज, अरे कोई नोट होता है, कोई पैसा होता है, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी कहाँ लेकर चली गई है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मेडिकल या टीचिंग प्रोफेशन को कितना तेजी से बदल देने वाला है कि आपकी जरूरत ही नहीं रहेगी। टीचर्स, डायरेक्टर, प्रिंसिपल कहेंगे छोड़ो यार, 2 जने आ जाओ, बाकी हम चला लेंगे, ये हमारे खरीद लेंगे हमारा, ये हो जाए, ये चीजें हैं। तो इसलिए इन सब चीजों के लिए हमको टीचर एजुकेशन को, मैंने कहा है कि ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इसको बहुत सीरियसली लिया गया, क्योंकि आप में से कई लोग इस तरफ बढ़ने वाले हैं, इसलिए ध्यान रखना है। से बाकी चैलेंजेस भी हैं, ये सब चीजें तो हैं, जैसे मैंने कहा कि चुनौतियां बहुत है। सबसे बड़ी चुनौती तो मेरे खुद के बदलने की है, वो मैं बहुत मुश्किल से बदलता हूँ, मुझे मेरे हिसाब से रहना पसंद है, मुझे डिस्टर्ब मत करो, मैं जैसे पढ़ाता हूँ मुझे पढ़ा दो, मुझे चौक और बोर्ड ज़्यादा चलता है, ये सबसे बड़ा है, इसको बदलना ही पड़ेगा। 6% ऑफ GDP पॉलिसी कह रही है कि फाइनेंसिंग 6% ऑफ GDP हम देंगे, लेकिन अभी भी केंद्र सरकारें और राज्य सरकारें मिलकर शिक्षा पर खर्च उनको लगता है अनुत्पादक है, कोई बात भी नहीं करता। राज्य एजुकेशन इन्वेस्टमेंट है या एक्सपेंडिचर है? हमको लगता है एक्सपेंडिचर में नॉन प्रोडक्टिव एक्सपेंडिचर, अनुत्पादक है, इसमें कुछ उत्पादन गधे क्रिएट कर रहे हो क्या? आपकी खोजियों क्रिएट कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? इसके आधार पर तो देश और प्रदेश चलने वाला है ना, क्वालिटी एजुकेशन मिलेगी। तो इसलिए अभी भी हम 3.5% तक पहुंचे। 1964-66 की पॉलिसी कह रही है कि 6%, 50-55 सालों में हम कोई भी सरकार, इस पर पैसे पे बात आती है, दिक्कत आती है। ये एक बात, पॉलिटिकल इंटरेस्ट, ये दूसरा विषय बड़ा है ही है कि दिस इज ए पॉलिसी, दिस इज नॉट ए लॉ, कंकरेंट लिस्ट में है, इसलिए पॉलिटिकल इंटरेस्ट है। ये किसी सरकार की पॉलिसी नहीं, देश की पॉलिसी है। हमारी देश की शिक्षा कैसे चले, इस पर शिक्षाविदों को हिम्मत होना चाहिए। सरकारें बदलती रहेंगी, लेकिन देश की पॉलिसी आगे बढ़नी चाहिए। इसके पॉलिटिकल इंटरेस्ट आएंगे तो बदलाव में कुछ प्रदेश अलग रहेंगे, कुछ किस तरह होगा भगवान जाने। उद्देश्य तो पॉलिसी में बहुत अच्छे हैं, लेकिन अल्टीमेटली ये भी, जैसे मैंने कहा, सोशल एनिमल है, इकोनॉमिकल एनिमल है, ऐसे पॉलिटिकल एनिमल भी है। मैन इज पॉलिटिकल एनिमल। हमारी हर बातें, सबसे ज़्यादा रस किस में आता है? बाद में अफिलिएशन की समस्या हमारे पास आनी है। यूनिवर्सिटी वाले लाइव यूनिवर्सिटी रहेगी जिसके पास पैसे ही ना हो, वो क्या करेंगे? इससे ये टीचर्स की वैकेंसी बड़ी प्रॉब्लम है, इस पर बात पॉलिसी तो कर रही है, लेकिन सरकारें, GGT उसका उदाहरण है, कॉलेजेस यहाँ के उदाहरण है कि हम बच्चे को भेज तो रहे हैं, लेकिन मैं जानता हूँ, मैं पढ़ाता हूँ तो वहाँ कहते हैं सर वो पड़ोस वाले कॉलेज से आया कि वहाँ तो टीचर ही नहीं है, तुम यहाँ पढ़ो। वो होता ही है भाई, उनका मैनेजमेंट, उनकी मार्केटिंग है, उनके पास टीचर है। गवर्नमेंट के पास टीचर नहीं है, बाबा तो गवर्नमेंट कॉलेज में क्या करोगे? यहाँ पढ़ो, यहाँ टीचर है, बात सही है। यूनिवर्सिटी टीचर्स की वैकेंसी को सरकारें और डिजिटल डिवाइड, टेक्नोलॉजी की तो बहुत बात है, इंटरनेट तो नहीं चलता, थोड़ा सा अंदर चलो, GPS लॉस्ट, ऐसी जगह कॉलेज में मजाक कर रहा हूँ कि ऐसी जगह कॉलेज खोल दिए GPS काम नहीं करता, कैसे पहुंचे वहाँ? तो हमको यदि 5G टेक्नोलॉजी की बात करते हैं तो हम कह सकते हैं कि कुशलगढ़ में और चीखली में और सब जगह वहाँ पर हमारा इंटरनेट, बच्चों के पास डिवाइसेस, बच्चों के पास, अभी कह रहे हैं 200, अभी मंत्री जी कह रहे थे 200 हम चैनल लॉन्च कर रहे हैं नेशनल लेवल पर, हर लैंग्वेज के अंदर 200 TV चैनल, ताकि डेडिकेटेड चैनल हर क्लास के लिए, हर सब्जेक्ट के लिए। अच्छी बात है, बच्चा हमारा जो यहाँ का जनजाति का बच्चा है वो वहाँ पर TV नहीं है, उसके पास कहाँ से पढ़ेगा? उसको टीवी की फैसिलिटी कहाँ पर होगी? कोई ऐसी, और एक टीवी पर एक ही चैनल चलेगा ना, 200 टीवी चाहिए। फैकल्टी की ट्रेनिंग, नई पेडागोजिकल चेंजेस हैं, नए सिलेबस के चेंजेस हैं, परिवर्तन बहुत तेजी से, और अपनी ट्रेनिंग किससे हुई है? जिसने B.Ed करी उसकी ट्रेनिंग पुरानी पद्धति से हुई, जिसने नहीं करी, जो PhD था उसकी तो कोई ट्रेनिंग ही नहीं हुई। तो ये जो परिवर्तन हो रहे हैं, इसके लिए उनकी ट्रेनिंग, यस, पहले तो उत्साह, दूसरा उनकी ट्रेनिंग, और ये माइंडसेट बदलना सबका, अभिभावक का बदलना चाहिए,
मैं एक बड़े प्राइवेट स्कूल में ये एनिमी पर ये अपना टॉप दे रहा था। बड़ा इंग्लिश स्कूल था, शहर के सारे स्टेटों के बच्चे अजमेर में वहाँ पढ़ते रहे। तो अभिभावकों का अभी भी 12th के बाद क्या सर, IIT का क्या सर, नीट का क्या सर, यार इसके चौथा क्वेश्चन नहीं है। तो माइंडसेट अभिभावक का बदलना, स्टूडेंट का बदलना, टीचर का बदलना और एडमिनिस्ट्रेशन मैनेजमेंट का बदलना, ये सारी चीजें अभी भी बहुत बड़ी चैलेंजेस हैं। तो इन सब चैलेंजेस को मिलकर अभी हमको लगता ये है कि मतलब मैं, क्योंकि ये सारी चीजें आपके सामने रखी है ना, बहुत ही ब्रीफ, इसमें से किसी भी एक्चुअली हमने अब जो सेमिनार शुरू करी उसमें एक टॉपिक पर है, यानी केवल मान लीजिए रेगुलराइजेशन, केवल रेगुलेशन की बात करें, रेगुलेशन पे क्या होगा, इस पर 1 घंटे रेगुलेशन पे बात, ये जो चीजें इनमें से हर टॉपिक 1-1.5 घंटे बात की जा सकती है। इसलिए मुझे मालूम है कि मैं जितना बोल गया उसमें से बहुत कम चीजें अभी भी ऐसी होंगी कि ये क्या होने जा रहा है, लेकिन क्योंकि सबकी सीमा है, यहाँ की भी और यहाँ की भी और वहाँ की भी, इसलिए मुझे लगता है कि मैं इसे भी यहाँ बंद करता हूँ। फिर भी इनफॉर्मल टॉक में आपके यदि कुछ प्रश्न होंगे तो आप बताइएगा, या अभी भी एक आध कोई बात हो तो बताइए, तो मेरी तरफ से शुरू से क्या हाँ बताइए। सर इसमें एक प्रावधान है कि बच्चा साइंस के 2 सब्जेक्ट के साथ एक आर्ट्स का ले सकता है, या आर्ट्स के 2 सब्जेक्ट के साथ साइंस या कॉमर्स का एक सब्जेक्ट ले सकता है। तो जैसे अभी जो डिग्रियाँ दी जाती है वो स्नातक कला, स्नातक विज्ञान, स्नातक वाणिज्य, तो इन डिग्रियों को फिर किस तरह से मॉडिफाई किया जाएगा? अभी देखिए वो जो चीज़ कही गई है ना, उन्होंने जो अभी जो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में कही, मतलब सेंट्रल यूनिवर्सिटीज ने जो सिलेबस डिजाइन किए हैं उसमें कोर सब्जेक्ट की बात है कि आपका एक कोर सब्जेक्ट होगा, कुछ इलेक्टिव्स आपके सब्सिडरी होंगे और कुछ स्किल एनहेंसमेंट। अभी इतना फ्लेक्सिबिलिटी विद इन द लिमिट्स, आपके कोर सब्जेक्ट हो गए फिजिक्स एंड केमिस्ट्री, टेक वन सब्जेक्ट से मैथमेटिक्स, कंप्यूटर साइंस और बायोलॉजी और व्हाटएवर यू वांट, इकोनॉमिक्स से। वन इज स्किल एनहेंसमेंट क्रेडिट कोर्सेज, कुछ स्किल्स के कोर्स आपको टोटल 120 क्रेडिट बनाने हैं। 120 क्रेडिट के अंदर 60 क्रेडिट आपके मेजर के हो गए, 2 पेपर्स। अभी हमने क्या कर रखा, लिमिट कर रखा, जैसे भैया या तो PCM लो या PCB लो। कोई कहे सर हम CM भी लें तो केमिस्ट्री मैथ्स बायोलॉजी नहीं, आपके साथ हिस्ट्री के साथ ज्योग्राफी नहीं ले सकते। अब ये मुझे बताओ कि कितना बड़ा अंतर है। इतिहास को प्राइमरी सोर्सेज से पढ़ना है तो आपको भूगोल का अच्छा ज्ञान होना चाहिए। इतिहास और भूगोल एक दूसरे से जुड़े हुए विषय है, लेकिन हमारी शर्त है अभी जिसके पास जितने रिसोर्सेज, इसलिए अभी क्या करा है उन्होंने, जो सिलेबस बनाए हैं उसमें सिलेबस में इस तरह की चीजें दी कि आप कुछ मेजर, आपको टोटल 120 क्रेडिट्स देने हैं, तो आप क्या करिए 60 क्रेडिट्स आप इन 2 सब्जेक्ट के, आप 2 मेजर में आपके पास ऑप्शन है, ये और ये और ये और ये, एक सब्सिडरी, इसके पास आपके पास 10 ऑप्शन है, फिर आपके पास 20 ऑप्शन स्किल एनहेंसमेंट, उसके 10 क्रेडिट आपको करने पड़ेंगे। यानी बच्चा अपनी डिग्री डिजाइन कितनी भी हद तक कर सकता है। अभी इतना भी खोला है कि सर मैं तो एक फिजिक्स पढ़ूंगा, दूसरा वो म्यूजिक वाली मैडम से पढ़ूंगा और तीसरा सर स्पोर्ट्स में बाहर खेलूंगा। स्पोर्ट्स, अब ये तो हो गया ना, NCC से पेपर ना, अब NCC अब ये खत्म कर रहे हैं, करिकुलर हम कहते थे ना, शैक्षणिक, को करिकुलर, एक्स्ट्रा करिकुलर खत्म। स्पोर्ट्स विल बी ए पेपर, NCC विल बी ए पेपर, क्रेडिट कोर्स होंगे उसके बाकायदा, उतने ही 20 क्रेडिट होंगे NCC। तो NCC ले रहा पूरी मन लगाकर NCC पर 2 पेपर फिजिक्स केमिस्ट्री हुआ, एक NCC हो गया, इतना कर सकते। 2 तो लेने पड़ेंगे, ये 2 मेजर तो लेने पड़ेंगे, तीसरा आपका इलेक्टिव उसमें 10 चॉइस आपको दी है, उसमें 10 चॉइस में हमारे पास जिसे एक्स्ट्रा करिकुलर कहते थे हम, वो रख सकते। लेकिन ये सब डिपेंड करेगा, इसके लिए फैकल्टी के कॉम्बिनेशंस, कमरों के कॉम्बिनेशंस, मतलब सर चीजें ऐसी हैं। अब हो रहा है, तो मैं एक यूनिवर्सिटी की बोर्ड ऑफ स्टडीज में, राजस्थान की एक यूनिवर्सिटी है, और उनका वहाँ पर दिक्कत ये है कि कुल 15 जने हैं, कोर्सेज उन्होंने 20-15 हैं। उन्होंने कहा सर ये कुछ चलाने हैं, उन्होंने कहा कैसे चलाओगे, इसका टीचर क्या है? अरे सर वो ऊपर से आया है कि रखने हैं, रख दो।
सर वो एक क्रेडिट रखते हैं, अब एक कुछ थोड़ी होता, दो तो रखो कम से कम। तो वो क्या करेंगे, स्वयं पोर्टल पर अभी आप देखिए, आपके पास सुविधा हो, स्वयं पोर्टल पर खूब सारे कोर्सेज हैं, उनके क्रेडिट है, आपका टीचर नहीं, आप स्वयं पोर्टल पर करें। तो इसलिए इस तरह की चीजें की गई है। एक बार आप किसी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज की साइट पर जाइए, उत्तर प्रदेश ने जैसे एक कॉमन सिलेबस बना के लागू, राजस्थान में भी काम चालू हो चुका है, बता दूँ आपको, राजस्थान में भी हमारे पास ये बात हमसे पहले फोन आया कि सर कैसे बनाया सिलेबस, जो कमेटी बनाई गई है नकल कर लो जी, अब वो आज यहाँ आ जाएगा। लेकिन हमको फ्लेक्सिबिलिटी ऐसा नहीं है, यूनिवर्सिटीज को फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए 20% सिलेबस की, तो वो किया गया, ऐसा किया गया। लेकिन इसको धीरे धीरे हम क्या कितना आगे बढ़ा सकते हैं, ये रिसोर्सेज सरकार कितनी देर के साथ आता है। सर दूसरा क्वेश्चन ये है, इसमें एक प्रावधान ये भी है कि अगर बच्चा 1 साल पास हो जाता है, ड्रॉप करता है, वो सर्टिफिकेट ले सकता है, डिप्लोमा ले सकता है, डिग्री होती है। लेकिन अगर वो सर्टिफिकेट लेके 2 साल या 3 साल बाद गैप करके पुनः एडमिशन देता है, तो वो सर्टिफिकेट को इसमें प्लस किया जाएगा कि दोबारा से करेंगे, क्रेडिट रहेगा उसका। ठीक है, जो पर्ची मिल गई है, सुनो लास्ट बात कर, ये टाइम हो गया है। और वो ये जो कह रहे हैं कि सब 1 साल बाद वो छोड़ेगा तो उसको सर्टिफिकेट मिलेगा, 2 साल बाद छोड़ेगा तो डिप्लोमा मिलेगा, 3 साल बाद छोड़ेगा तो डिग्री, और 4 साल बाद डिग्री मिलेगी। यदि वो आता है मान लो डिप्लोमा के बाद डिग्री करने के लिए, तो उसका डिप्लोमा का क्या होगा, वो है उसके क्रेडिट होंगे, जो हाईएस्ट डिग्री होगी वो मान्य होगी। यानी यदि उसने 1 साल पढ़ा है तो सर्टिफिकेट धारी होगा, 2 साल पढ़ा है तो डिप्लोमा धारी, 2 साल के बाद वो 4 साल बाद वापस आया, उसने तीसरा साल पढ़ लिया, कितने क्रेडिट कर लिए, तो अब उसका बीए हो गया, डिग्री हो गई। डिप्लोमा जो भी सबसे उच्च डिग्री वो लेगा उस प्रोग्राम में, वो उसकी डिग्री मानी। ठीक है, ये चर्चाओं के विषय है।